यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आप किस तरीके से दिखाएंगे। तो मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली है न्यूमेरिकल्स पर, बेसिक न्यूमेरिकल्स पर। तो मैं आपको एक एक छोटी छोटी बातें बताऊंगा और लास्ट में आप ये देखोगे मैं क्वेश्चनों को किस तरीके से ट्रिक के तरीके से सॉल्व करूँगा 15 से 20 सेकेंड में लास्टली। ये आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है। वैसे 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल लगाने के लिए, देखिए कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि सर क्या एयरफोर्स या नेवी में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ लगभग 25% न्यूमेरिकल्स आपके जो है एयरफोर्स या नेवी वगैरह में आते हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और वो इजीली सॉल्व भी हो सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं क्या है, बेसिक आइडिया देता हूँ मैं आपको। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। देखिए लॉज ऑफ मोशन में हर जगह फोर्स की ही बात होती है, गति के नियम में हर जगह हम बल की ही बात करते हैं। तो ज़रा हम ये समझते हैं कौन कौन से फोर्सेस हैं जो जनरली हमें बार बार यूज़ करने होंगे। तो एक है सबसे पहला इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये हर जगह एक्ट करेगा, हर केस में, चाहे ऑब्जेक्ट का कहीं पे कांटेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट का कोई भी कांटेक्ट ना हो, ग्रेविटी फोर्स हमेशा एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा हमें पढ़ना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी अविलंब प्रतिक्रिया बल। अविलंब प्रतिक्रिया बल। अविलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तीसरा टाइप का जो फोर्स हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, और इसको हम बोलते हैं तनाव बल। तनाव बल। और टाइप 4 जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन इसकी स्टडी में जब फ्रिक्शन टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा इसके जस्ट बाद, तब वहाँ पे फ्रिक्शन का डिटेल में मैं बात करूँगा। तो एक ये लॉज ऑफ मोशन में यूज़ होने वाला जो फोर्स है वो है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। घर्षण, ठीक है। तो समझते हैं बातों को यहाँ पर। तो ये है टोटल 4 फोर्स। अब हम 1 बाय 1 समझते हैं इनको अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हमेशा ध्यान रखें, एक्टिंग ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको दिखाना किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे नीचे दिखा दूँगा mg। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m हो तो इसका वेट mg जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। दूसरा केस देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, आनत तल है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आप किस तरीके से दिखाएंगे। तो मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन हाँ इस केसेस में आपको मैं बता देता हूँ, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके दोनों कंपोनेंट को ब्रेक कर लेते हैं, यानी इसके जो दोनों घटक हैं उसको ब्रेक कर लेते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है और ये जो वेक्टर है यानी सदिश है, ये इस लाइन से एंगल बना रहा है थीटा। तो इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, 2 घटक हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। एक हो जाएगा a cos थीटा और एक हो जाएगा आपका a sin थीटा। इसी तरीके से सोचिए ये वेट mg ये फोर्स है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, बल सदिश राशि है, तो इसके भी 2 घटक होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। आप करके देखिएगा ये एंगल थीटा आएगा, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये आपका थीटा हो जाएगा। तो जिधर से एंगल होता है उधर वो कंपोनेंट ब्रेक हो जाता है कॉस थीटा में, और ठीक उसी के परपेंडिकुलर इसके लंबवत जो होगा वो हो जाएगा mg sin थीटा। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो है हमने फोर्स को 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया।
इस तरीके से। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आनत तल पर फिसलने के लिए आवश्यक बल की पूर्ति कैसे की जाती है, यानी इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड करने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होता है वो कहाँ से मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है इस mg का घटक यानी इसे mg का कंपोनेंट, यानी ये जो वेट है इस वेट का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसी वजह से ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में आती है। समझते हैं नॉर्मल रिएक्शन कैसे दिखाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ध्यान से समझिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया, एक एक बातें समझ लीजिए, इसको लिख लिया करें। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन नियम क्या है आपको पता है। जब दो वस्तुएं, ध्यान से सुनिएगा, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, कांटेक्ट में आती हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे पर बराबर परिमाण का विपरीत दिशा में बल लगाती हैं, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे पर, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को कहते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ, यानी न्यूटन का तीसरा नियम है कि बराबर परिमाण के बल विपरीत दिशा में एक दूसरे से कार्यरत होना चाहिए। तो एक्शन रिएक्शन, तो यहाँ हमें पढ़ना है रिएक्शन फोर्स। तो जरा हम समझते हैं एक्शन रिएक्शन कैसे एक्ट करता है और रिएक्शन फोर्स दिखाते कैसे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट का कोई सरफेस है, कुछ भी ले सकते हैं, और बल्कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने किसी टेबल पर रख दिया, सपोज करिए इस ऑब्जेक्ट को मैंने किसी टेबल पर रख दिया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक टेबल पर रख लिया। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट अपने वेट के वजह से, अपने भार के वजह से नीचे की तरफ एक बल लगा रहा है और उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल mg। यानी इस ऑब्जेक्ट ने इस सरफेस पर, इस टेबल के सरफेस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, एक्शन बोलेंगे, और इसी वजह से जो आपका टेबल का सरफेस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में देगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन को हम ऊपर की तरफ दिखाएंगे। तो इन दोनों ब्लॉक्स को अलग करते हैं, इन दोनों वस्तुओं को अलग करते हैं, ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए मैंने टेबल को यहाँ अलग कर दिया और यहाँ पर मैंने ब्लॉक्स को भी, इस ब्लॉक को भी यहाँ से अलग कर दिया। अब आप देखिए सिचुएशन को समझिए, यहाँ पर क्या था कि इसके सरफेस पर यहाँ पर मिला है एक्शन, यहाँ पर मिला है एक्शन, एक्शन मतलब क्रियाबल, और बदले में इस टेबल ने इसके ब्लॉक के सरफेस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया है, उसका नाम है रिएक्शन फोर्स, यानी प्रतिक्रिया बल, और बल्कि इसको कहते हैं अवलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि ये सरफेस पर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर की तरफ होता है, हमेशा ध्यान रखें सतह से लंबवत होता है हमेशा अवलंब प्रतिक्रिया बल। और इस नॉर्मल रिएक्शन को n से लिखते हैं या कुछ लोग इसको कैपिटल R से लिखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर अगर इस केस में नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, इस वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन यानी अवलंब प्रतिक्रिया, इस केस में तो अपवर्ड हो गया, ये यही वाला केस हो गया नॉर्मल रिएक्शन NR। अगर आपसे इस केस में पूछा जाए नॉर्मल रिएक्शन, तो सरफेस ये है, तो सरफेस के लंबवत यानी सतह के लंबवत इस तरफ जाएगा, इस तरफ ये डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर ध्यान से देखें ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ध्यान से सुने, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इसका ये मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर है, क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस पर ऊपर की तरफ अगर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए यानी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए और नीचे की तरफ 6 न्यूटन का लगाया जाए, तो ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगी, तो सबको पता है ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ज़्यादा फोर्स है तो ये ऊपर की तरफ मोशन करेगा ऑब्जेक्ट। तो अब आप बताइए, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स इक्वल है, यानी इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है यानी अविलंब प्रतिक्रिया बल है, n का मान जो है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। जबकि आप यहाँ पर देखें तो इस केस में ये इंक्लाइंड प्लेन पर यानी आनत तल पर तो फिसल रहा है, लेकिन ये इस सतह से ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अविलंब प्रतिक्रिया बल है वो mg cos थीटा के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया n बराबर हो गया mg cos थीटा।
आप पहले बेसिक बातें सीख लीजिए, उसके बाद लास्ट में आपको ट्रिक अपने आप पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। तो आइए तीसरा जो समझते हैं टेंशन फोर्स यानी तनाव बल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये रस्सी में जो तनाव उत्पन्न होता है इसको बल का रूप क्यों दिया गया, यानी जो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होता है, तनाव टेंशन जो आता है खींचने पर, तनाव जो होता है इसके वजह से इस पर फोर्स, टेंशन को एज अ फोर्स क्यों बोलते हैं। तो देखिए फोर्स, हर वो चीज़ फोर्स है जिसमें एक कैपेबिलिटी हो किसी चीज़ को खींचने की या किसी चीज़ को धक्का देने की, यानी खींचना या धक्का देना, यानी पुल या पुश जैसी चीज़ जो होती है उसका नाम क्या है, फोर्स है। तो ज़रा हम ये समझते हैं टेंशन फोर्स के बारे में। तो इसके लिए आप ये समझें, जैसे ये मान लीजिए कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये, एक निकाय है जिसमें एक वस्तु ये बंधे हुए हैं और यहाँ पर मान लीजिए सपोज करिए 10 न्यूटन का बल लगाया गया, 10 न्यूटन का इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया गया M1 वाले पर, और M2 पर कोई फोर्स डायरेक्ट नहीं लगाया गया। यहाँ पर इसको रस्सी से अटैच किया गया था, एक दूसरे को रस्सी से बांध के रखा गया था। तो अब आप बताइए कि जब इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये वाला ब्लॉक भी मूव करेगा। तो सवाल ये आता है कि इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। समझिए, अब जब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो देखिए स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग इसको खींच रही है, ये जो रस्सी है इसको अपनी तरफ इस तरफ खींच रही है। तो आपको क्या करना है, टेंशन फोर्स यानी तनाव बल, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो रस्सी में खिंचाव आने की वजह से ये खींच रहा है, इसका मतलब रस्सी में एक बल उत्पन्न है जो खींच रहा है, उसी का नाम है तनाव बल यानी टेंशन फोर्स। अब टेंशन फोर्स दिखाने का एकदम सिंपल फंडा बता देता हूँ आपको। जहाँ पर रस्सी अटैच हो वहाँ पर रस्सी को ऐसे कट कर देना है, और कट करने के बाद वो जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उससे हमेशा अवे दिखाना है, उससे हमेशा कैसा दिखाना है, अवे दिखाना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए यही वाला अगर M2 यहाँ होता, आपने यहाँ पर रस्सी अटैच किया, कट किया यहाँ पर, तो अगर आप ये डायरेक्शन ऐसे दिखा देते तो ये गलत माना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ब्लॉक से हमेशा अवे दिखाते हैं। तो ये है, यहाँ पर रस्सी कटी है, तो इस केस में भी ब्लॉक से किधर दिखाएंगे, अवे। और यहाँ पर इसलिए भी अवे दिखाना पड़ेगा क्योंकि इस ब्लॉक पर, इस वस्तु पर इसने लगाया है इधर की तरफ बल, तो ये वाला ब्लॉक उस पर अपनी तरफ लगाएगा फोर्स, ड्यू टू एक्शन रिएक्शन, यही क्रिया प्रक्रिया का नियम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कहीं पे भी आपको टेंशन फोर्स दिखाना है, आपको कुछ नहीं करना है, रस्सी कट करनी है और उस पॉइंट पर जहाँ रस्सी कट करने के बाद वो रस्सी जिस ब्लॉक से अटैच हो उस ब्लॉक से अवे दिखा देना है टेंशन फोर्स। एक और पॉइंट, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दिए गए क्वेश्चन में अगर एक ही रस्सी है तो उसके हर बिंदु पर तनाव बल का मान समान होगा। यानी दिए गए क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में अगर ध्यान रखें एक सिंगल स्ट्रिंग है तो उसके हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम होगी, लेकिन हाँ जो स्ट्रिंग है वो मास लेस होनी चाहिए, जो रस्सी है वो द्रव्यमानहीन होनी चाहिए, उसका द्रव्यमान नगण्य होना चाहिए। ऐसा हम मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रस्सी के एक सिंगल स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम होगी, लेकिन स्ट्रिंग अगर अलग अलग हो गई तो टेंशन की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। आइए एक हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल थीटा है, इंक्लाइन प्लेन मतलब आनत तल, ये वस्तु है और ये वस्तु यहाँ पर एक पुली से बंधी हुई है और इस स्ट्रिंग के सहारे एक पुली यानी घिरनी से बना हुआ। अब आप बताइए कि अगर मुझे टेंशन फोर्स निकालना है, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन देखना है तो क्या करेंगे, जहाँ पर स्प्रिंग अटैच है वहाँ पर हम कट कर देंगे और फाइनली इस ब्लॉक पर ब्लॉक से अवे दिखाएंगे टेंशन फोर्स, और यहाँ पर भी टेंशन फोर्स किस तरीके से अवे दिखाएंगे। और ये है पुली, तो पुली पर ये रस्सी स्ट्रिंग कटी तो यहाँ पे इधर दिखा देंगे क्योंकि एक्शन रिएक्शन, यहाँ पर देखिए एक्शन और इस तरीके से मिल जाएगा रिएक्शन। ध्यान रखें जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कई बार क्या होता है आप लोग बीच में ही वीडियो को स्किप कर देते हो, तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब चौथा जो इसमें है वो है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स तो मैंने बता ही दिया है, ये कंसेप्ट आपको पूरा फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहाँ अपने आप क्लियर हो जाए। यहाँ पर क्वेश्चन हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, इसको जरा हम सीखते हैं कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इनसे क्या क्या चीज़ें इन क्वेश्चनों में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इस क्वेश्चन में पूछी जाती है वो पूछी जाती है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो इसमें एक ब्लॉक है तो इस ब्लॉक का यानी इस वस्तु का त्वरण यानी एक्सेलरेशन कितना होगा। इसमें तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, और इसी पर बेस्ड ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक फंडा बता देता हूँ। परिणामी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। सिंपल फंडा है,
रिजल्टेंट फोर्स, कुल बल, कुल परिणामी बल जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, एक वस्तु पर 6 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो मैं कहूँ ये 2 kg का वस्तु है, इसका परिणामी इसका त्वरण का मान बताइए। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए F बराबर ma, लेकिन सवाल ये है कि ये जो F है ये 10 रखें कि 6 रखें, तो इसका आंसर ये है कि ना 10 रखें ना 6 रखें, इन दोनों का परिणामी। तो आपको पता है ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगी क्योंकि 10 ज़्यादा है 6 कम है, तो 10 में से 6 कम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4, यानी परिणामी बल आया 4। परिणामी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान का मान रख दें यहाँ 2, तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मान हो जाएगा 2। तो मैं बस आपको यही कहना चाह रहा हूँ, किसी भी सिस्टम में देखें जिधर वस्तु गति करे उसी दिशा में परिणामी बल देखना है। तो अभी ये देखें यहाँ पर इस दिशा में गति हो रही है, तो परिणामी बल का मान कितना है, तो परिणामी बल है F, तो परिणामी बल F और डिवाइडेड बाई कुल मास, ये क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ से निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखें तो ये कितना हो जाएगा, परिणामी बल 10, तो डिवाइड बाई इसका मास कितना है 2, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में देखें ये गति इधर कर रहा है, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, तो इधर फोर्स कितना लगेगा, तो इसका कंपोनेंट यानी घटक तोड़ना पड़ेगा, जिधर एंगल होता है उधर कॉस, और ठीक उसके परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, साइन, ये हो जाएगा F साइन थीटा, इस तरीके से। और फिर फाइनली इधर की बल कितना लग रहा है, तो ये लग रहा है F कॉस थीटा डिवाइडेड बाई मास, मास कितना है इसका m है, तो ये आ जाएगा इस केस में एक्सीलरेशन। यहाँ पर देखें ये 12 है, तो इधर हो जाएगा 12 कॉस 60 डिग्री डिवाइड बाई मास कितना है 3, ये निकल के आ जाएगा एक्सीलरेशन। हर केस में मैं फोर्स अपॉन मास कर रहा हूँ, ध्यान से सुने, 3 4 जा, ये हो जाएगा 4, तो फाइनली 4 इंटू ये cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, और ये निकल के आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई। अब इस केस में देखें, तो इस केस में देखें ब्लॉक तो भले 3 है यहाँ पर, 1 2 3 ब्लॉक है यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल कुल बल इस दिशा में लग रहा है, और कितना लग रहा है, तो इसका आंसर ये है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में F लग रहा है, तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन जो होगा F डिवाइडेड बाई पूरा मास सिस्टम का कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3, ये काम हर जगह करना है, ये m3 हो जाएगा, ये निकल के आ गया यहाँ पर एक्सेलरेशन। अगर हम इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टोटल फोर्स लग रहा है 18, और डिवाइडेड बाई मास कितना है 3 2 5 और 1 6, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपके लिए ट्रिक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीखने वाली चीज़ है, ट्रिक वाली चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि 2 ही पॉइंट अगर दिमाग में बैठा लिए 100% गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले कि m1 ने m2 पर किधर फोर्स लगाया और कितना लगाया, तो भाई सीधी सी बात है कि m1 ने m2 पर जो फोर्स लगाया है वो इधर लगाया है इस डायरेक्शन में, और m2 ने m3 पर फोर्स किधर लगाया है वो इस डायरेक्शन में लगाया है। मतलब ये 3 kg वाले ने 2 kg पर इधर फोर्स लगाया है, और 3 kg वाले ने 2 kg पर इधर लगाया है, और 2 kg वाले ने 1 kg पर किधर लगाया है फोर्स, इस डायरेक्शन में लगाया है। तो अब हमें ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फंडा बता देता हूँ, क्योंकि ये तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ त्वरित गति करेंगे, क्योंकि सभी एक साथ चल रहे हैं, तो एक साथ जो इनके वेग में यानी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, वेग में जो परिवर्तन आएगा, यानी त्वरण का मान समान होगा, तो इसका भी एक्सीलरेशन a है, इसका भी एक्सीलरेशन है, ये इसका भी एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया है। कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन के हिसाब से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर फोर्स निकालना है, यहाँ पर फोर्स निकालना है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो पहले फोर्स लगाया गया था वो फोर्स, ये पॉइंट ध्यान रखना, जिसपे फोर्स जो फोर्स ओवरऑल सबसे पहले लगाया गया था, ये 18 न्यूटन इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुने, ये धक्का देने वाला फोर्स है या खींचने वाला फोर्स है, आप देखें इस बात को, ये धक्का देने वाला है खींचने वाला है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है ये तो धक्का देने वाला केस है। और जो धक्का देने वाले ने पुशिंग वाला केस है, उस केस में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर फोर्स निकालना है तो पुशिंग वाले में क्या करना है, जिधर फोर्स वाले ब्लॉक निकलते जा रहे हैं, देखिए इधर साइड वाले इन ब्लॉक्स को छोड़ दो, इसको भूल जाओ। अब कितना मास बचा, तो ये बचा m2 और m3, तो टोटल मास कितना हो गया m2 प्लस m3, और एक्सीलरेशन कितना है a है, यही आ गया यहाँ वाला फोर्स, ये F मान लो, तो ये आ गया F। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर फोर्स निकालना है, तो जिधर साइड पुशिंग वाले फोर्स हैं उसको छोड़ दो, तो इसको मैंने इसके पीछे के सारे छोड़ दिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से। अब बचा क्या, केवल m3, इसको ध्यान रखिएगा पॉइंट को, ये m3, तो ये हो जाएगा m3, और एक्सीलरेशन कितना a, तो ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ पर, ये इसको मान लेते हैं f डैश, तो ये हो जाएगा f डैश। आइए यहाँ पर समझते हैं, मुझे यहाँ पर फोर्स निकालना है, तो ये यहाँ रिमूव कर देंगे, कितना है 2 1 3, और 3 3 9 ma,
ये हो जाएगा 3, 2 + 1 और ये हो जाएगा 3, कितना आएगा फोर्स यहाँ पर 9 न्यूटन आ जाएगा। और अगर मुझे यहाँ पर इन ब्लॉक्स में, इस ब्लॉक को यहाँ पर ये 2 kg वाला 1 kg पर कितना लगाया, तो क्या करेंगे, सिंपल फंडा है, इधर पीछे वाले रिमूव कर देंगे, ये कितना है मास 1, तो 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3, तो यहाँ पर कितना फोर्स आएगा 3 न्यूटन आ जाएगा इस जगह पर। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि 3 kg वाले ऑब्जेक्ट ने 2 kg वाले ऑब्जेक्ट पे 9 न्यूटन का फोर्स लगाया, यानी 3 kg ऑब्जेक्ट ने 2 kg वाले ऑब्जेक्ट पे 9 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो अब सवाल ये है कि 2 kg वाले ने 3 kg पर कितना अप्लाई किया, तो ये ही एक्शन रिएक्शन है। एक्शन रिएक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसने अगर 9 न्यूटन 3 kg वाले ने इधर लगाया है, तो 2 kg वाला 9 न्यूटन इस पर इस डायरेक्शन में लगाएगा। ऐसे यहाँ पर 2 kg वाले ने 1 kg पर अप्लाई किया है 3 न्यूटन, तो 1 kg वाला 2 kg पर कितना अप्लाई करेगा, ये भी अप्लाई करेगा आपका कितना, तो ये अप्लाई करेगा 3 न्यूटन। तो आई थिंक आपको बात ये समझ में आ गई। पुशिंग वाले केस में ध्यान रखना है, अगर ये 4 ब्लॉक होते तो यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए बाकी तीनों मास ऐड होते। अगर यहाँ पर निकालना है तो ये वाला मास रिमूव हो जाए, अब इधर वाले फिर से रिमूव हो जाएंगे, फोर्स की साइड वाले ब्लॉक को रिमूव करना है। ये आपको बेसिक फंडा मैंने बता दिया है, फोर्स के साइड वाले ब्लॉक्स को रिमूव कर देना है आपको। देखिए फोर्स के साइड वाले, यहाँ निकालना है इधर रिमूव करें, यहाँ निकालना है इधर रिमूव कर दें, यहाँ निकालना है इधर रिमूव कर दें, ये तरीका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम जरा स्ट्रिंग वाले केस समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें रस्सियाँ बंधी होती हैं, रस्सियों में तनाव बल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने केस लिया और इसका ये रिलेटेड, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 अलग अलग स्ट्रिंग हैं, यहाँ पर 2 अलग अलग रस्सियाँ हैं। तो इस रस्सी में तनाव बल कुछ और होगा, इसमें तनाव बल कुछ और होगा। चलिए यहाँ पर तनाव बल T1 मान लेते हैं, यहाँ के लिए तनाव बल क्या मान लेते हैं T2। एक ही रस्सी के हर बिंदु पर तनाव बल समान होता है। और यहाँ पर कुछ फोर्स लगाया जा रहा है, M1 M2 M3 के ऑब्जेक्ट है। आपसे पूछेगा इन ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन, यानी इन वस्तुओं का त्वरण क्या होगा और इनके तनाव बल का मान कितना होगा। तो आइए सीधे इसके ट्रिक ले लेते हैं। सबसे पहले तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, तीनों का त्वरण का मान समान होगा, क्योंकि तीनों एक साथ चल रहे हैं, याद रखिएगा। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, कुल फोर्स कितना लग रहा है 24 डिवाइड बाई मास, 3 2 5 और 1 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। अब जरा हम ये समझते हैं यहाँ का टेंशन फोर्स कितना होगा। चलिए यहाँ पर T1 ले लेते हैं और यहाँ का ले लेते हैं T2। तो यहाँ का टेंशन फोर्स निकालना है आपको यहाँ का। तो फोर्स साइड वाले ब्लॉक को छोड़ दीजिए, कितना मास बचा आपका 2 + 1 कितना बचा 3 kg बचा। तो टोटल मास हो गया 3 और एक्सेलरेशन कितना है 4, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। तो यहाँ का टेंशन कितना निकल के आया 2 + 3 × 4 कितना हो जाएगा, टोटल मास 2 + 3, इधर वाले ब्लॉक को रिमूव करना है 2 + 3 और × 4 कितना हो गया, यहाँ पर आ गया 12 न्यूटन। और यहाँ पर अगर टेंशन फोर्स अगर मुझे निकालना है, अगर यहाँ पर मुझे टेंशन फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, कॉमन सेंस की बात है ये, यहाँ से क्या करूँगा, इसको मैं रिमूव कर दूँगा। मैंने अभी बोला ये जो 24 न्यूटन का ऑब्जेक्ट है और 24 न्यूटन साइड में जो फोर्स लग रहा है, इधर साइड में हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको टेंशन फोर्स T2 निकालना है तो इधर वाले ब्लॉक्स को रिमूव कर देंगे, फोर्स साइड वाले को, जिधर बल लग रहा है उस तरफ से सारे फोर्स आपके क्या कहते हैं इसे, अगर आपको यहाँ पे T2 निकालना है तो इस साइड वाले को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, केवल मास बचेगा 1, तो मास 1 इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे आएगा 4। अब आप देखिए यहाँ पे 12 न्यूटन आ रहा है, यहाँ पे 4 न्यूटन आ रहा है। ऐसा इसलिए यहाँ पे कम आ रहा है क्योंकि इस रस्सी पर इस 1 kg का भी जोर है, इस 1 kg का भी वजन यहाँ पे पड़ रहा है, और इस पर, इस वाले स्ट्रिंग पर, इस वाले ब्लॉक का कोई भी इफेक्ट नहीं है। इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इस ब्लॉक पर केवल और केवल ये इधर साइड से फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है, फील करने की ज़रूरत है। तो अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आपको टेंशन फोर्स निकालना आना चाहिए। अब आइए यहाँ पर टेंशन फोर्स निकालते हैं। यहाँ पर देखिए या तो ये ब्लॉक इधर जाएगा या ये सिस्टम पूरा इधर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप एक कोई भी डायरेक्शन मान लें, जहाँ मैंने बोला जिस स्ट्रिंग हो वहाँ पर क्या करना है, स्ट्रिंग को कट कर देना है, उससे अवे क्या दिखाना है, टेंशन फोर्स। यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं पुली के लिए। बताइए इस पर और कौन सा फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है 3G, mg, 3 मास है, g हो जाएगा। और देखिए ये है आपका 4, तो मैंने बताया था इधर लगता है mg, इधर लगता है mg cos थीटा, इधर लगेगा और इधर लगेगा mg sin थीटा, तो ये हो जाएगा 4g साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, इस तरीके से। तो अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे जो है साइन 30 डिग्री। आप एक चीज़ देखिए कि ये वाला फोर्स इधर लग रहा है और ये ब्लॉक पे फोर्स इधर लग रहा है, यानी इधर से खींचा जा रहा है और इधर से खींचा जा रहा है। अब या तो ये ज़्यादा होगा या ये ज़्यादा होगा, दोनों में से जो ज़्यादा होगा
उसकी तरफ ब्लॉक, उस सिस्टम उस तरफ मूव करेगा। अगर 3G ज़्यादा है इससे तो ऑब्वियसली ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर ये ज़्यादा है तो ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं 3G है और ये है 4G और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो गया 2G हो गया। तो यहाँ पर आ रहा है आपका 2G, तो यानी परिणामी बल कितना लगा 3G माइनस 2G, तो कुल कितना हो गया। एक्सीलरेशन निकालने का तरीका है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो नेट फोर्स कितना लगा हमारे पास, तो नेट फोर्स लगा 3G माइनस 2G, ये हो गया आपका 3G माइनस 2G और डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 और प्लस 4 कितना हो गया 7, तो यहाँ से आ गया G/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया एक्सेलरेशन ब्लॉक्स के। अब निकालना है मुझे टेंशन फोर्स, तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को देखिए, ये ब्लॉक जिस पे टेंशन फोर्स T है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, इस पे एक फोर्स नीचे 3G लग रहा है, एक T लग रहा है और ब्लॉक जा रहा है नीचे। अब आप बताइए कोई वस्तु है उस पर एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रही होगा, तो इसका ये मतलब है कि 3G इज ग्रेटर देन T, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, परिणामी बल क्या होता है 3G माइनस T हो जाएगा। परिणामी बल बराबर द्रव्यमान, इसका मास कितना है 3 और एक्सीलरेशन कितना है a, और a हमने निकाल रखा है G/7 और यहाँ से T को इधर कर देंगे 3G माइनस 3G/7 कर देंगे, यहाँ पर 3G माइनस 3G/7, तो ये 21 ये हो जाएगा 21 माइनस 3 ये हो जाएगा आपका 18G/7, 18G सॉल्व कर लीजिएगा, 18G/7 इतना न्यूटन टेंशन फोर्स यहाँ से निकल जाएगा। तो आई थिंक आपको बेसिक बात समझ में आ रही होगी किस तरीके से। अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि सर यहाँ से इक्वेशन नहीं बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। अब यहाँ पर ये सिस्टम इधर मूव कर रहा है, जब ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा होगा, तो इसमें ये T बड़ा हो जाएगा, 2G छोटा हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा T माइनस 2G, ये रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास कितना है 4 और एक्सेलरेशन कितना है G/7 है, तो यहाँ से T की वैल्यू जो आएगी 2G प्लस 4G/7, और यहाँ से आप देखिए 7 टू 14 18G/7 यहाँ से भी आ रहा है, आप करके देखिएगा इतना न्यूटन। कमेंट में करके बताइएगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा ये पुली वाला सिस्टम और समझ लेते हैं। इस केस में क्या करना है, जहाँ पे ये स्ट्रिंग को कट कर देना है, यहाँ पे टेंशन फोर्स T है, यहाँ पे भी T है टेंशन फोर्स, ठीक है, यहाँ पर ये 2G हो जाएगा, ये 3G हो जाएगा। अब ऑब्वियसली ये 3 kg का है, 2G है, तो इधर 3G लग रहा है, इधर 2G लग रहा है, तो इधर की तरफ ब्लॉक इस तरफ मूव करेगी, तो ये हो जाएगा 3G, यानी 3G ग्रेटर देन T है, तो ये हो जाएगा 3G माइनस T, यानी परिणामी बल बराबर द्रव्यमान कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। और इसके लिए देखिए T ऊपर है 2G नीचे, इस बार ब्लॉक ये वाली ब्लॉक तो ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, तो इसमें क्या होगा T माइनस 2G हो जाएगा, T माइनस 2G बराबर 2a, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। और इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा, 3G माइनस 2G आ जाएगा G और ये होगा 5 है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी G/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पता है ये 2 समीकरण है, यहाँ पर 2 इक्वेशन है, a पता चल गया है तो T निकल जाएगा। चलिए मैं इसे निकाल देता हूँ, T बराबर कितना आएगा 2G, उधर कर दो 2G प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2G प्लस 2a, ये a की वैल्यू है G/5, तो यहाँ से आएगा 10 और 12G/5 न्यूटन, ये तो आ गया हमारा क्या टेंशन फोर्स इस केस में। तो देखिए ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं उनको ध्यान रखना है। कहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन का केस है, यानी आनत तल का केस है, कहाँ पर किस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन वगैरह लगते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप रेगुलर वीडियो को वॉच करें तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें वीडियो में कहाँ दिक्कत है, कहाँ कमियाँ हैं, मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगा कि अच्छे से और अच्छे से आपको चीज़ों को समझा पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हाँ, जो लोग वीडियो पे नए व्यूवर्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोज़ रेगुलर आ रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट